हेलो दोस्तों, स्वागत है फेबल फैक्ट पर, जहां ज्ञान मिलता है मजेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि पौधे और पेड़ भी जीवित प्राणी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब हम पौधों को काटते हैं या उनके पत्ते या फूल तोड़ते हैं तो उन्हें दर्द होता है? खैर, हमारे कवि का मानना है कि ऐसा होता है। यह कविता केवल दर्द के बारे में नहीं है, बल्कि यह रीडर को पेड़ों को नष्ट न करने के लिए प्रेरित करती है और इसे एक जीवित प्राणी की हत्या के समान मानती है। आइए देखें कि इसे ऑन किलिंग ट्री नामक कविता में कैसे वर्णित किया गया है। पहले और दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं कि एक छोटी सी चोट पेड़ को नहीं मार सकता क्योंकि यह बड़ा हो चुका है। इसका तना बहुत मजबूत हो गया है। पेड़ ने सूर्य, मिट्टी, हवा और पानी से पोषण लिया है। आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनके अनुसार केवल एक बार पेड़ को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसे मार नहीं सकता। दरअसल पेड़ की संघर्ष करने की भावना जल्द ही अपनी पूरी ताकत में होगी और समय के साथ घाव भर जाएगा और पेड़ फिर से बढ़ेगा। पेड़ पर हरी टहनियां और छोटी शाखाएं फिर से उग आएंगी। इस प्रकार पेड़ फिर से अपने पुराने आकार में विकसित हो जाएगा। इसलिए इन उपायों से पेड़ को मारना आसान नहीं है। क्या यह आपको दिलचस्प नहीं लगता कि इतनी गंभीर क्षति के बावजूद एक पौधा खुद को पुनर्जीवित कर सकता है? खैर, कवि पेड़ में इस संघर्षशीलता के गुण को पहचानते हैं। वे चुनौती देते हुए कहते हैं, काटो और कतर दो, लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं है। आइए देखें कि आगे वह क्या समझाते हैं। तीसरे और चौथे स्टैंजा में कवि उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में पेड़ को पूरी तरह से मार सकते हैं, और इस बार पेड़ खुद को पुनः विकसित नहीं कर पाएगा। वे कहते हैं कि पेड़ को पूरी तरह से मारने के लिए उसकी जड़ों को मिट्टी से उखाड़ना होगा, जो धरती के अंदर गहराई में छिपी होती है। जड़ पेड़ की ताकत है। यह पेड़ को सहारा देती है और यह पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इसे पूरी तरह से धरती से उखाड़ना जरूरी है। कवि आगे कहते हैं कि जब जड़ों को उखाड़ दिया जाता है तो वे सूर्य और हवा के संपर्क में आ जाती हैं। इससे जड़ें भूरी पड़ जाती हैं और अंततः वे मर जाती हैं। कुछ समय बाद पेड़ की कोमल सतह कठोर और सूखी हो जाएगी। यह अपनी आकृति खो देगा और मुड़ने लगेगा। अंत में पेड़ मर जाएगा। कवि मनुष्यों द्वारा प्रकृति के प्रति की गई क्रूरता को बड़े व्यंग्य और निर्लिप्तता से वर्णित करते हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी सहानुभूति प्रकृति के साथ है। अब क्या आप कवि की राय से सहमत हैं? हम मनुष्य प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को प्रकृति को कुछ वापस देते देखा है? खैर, कुछ समूह ऐसे भी हैं जो प्रकृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं? यह भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में शुरू हुआ था। इसमें महिलाओं ने जंगल के पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से मना कर दिया था। बाद में पेड़ों को बचाने के लिए कई कानून बनाए गए और संशोधित किए गए। क्या आपको लगता है कि केवल कानून बनाना प्रकृति के संरक्षण के लिए पर्याप्त है? खैर, वे पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन मदद जरूर करते हैं। हालांकि विकास के नाम पर मनुष्यों के व्यक्तिगत लाभों को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। अब समय आ गया है कि हम इसे बदलें। क्या आप जानते हैं कि 2020 की महामारी के दौरान प्रकृति ने खुद को ठीक किया था? दुनिया भर में वायु और जल प्रदूषण कम हो गया था। यह वह समय था जब प्रकृति खुद को ठीक कर पाई, क्योंकि मानवों का हस्तक्षेप लगभग न के बराबर था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।